हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी चेंजेस या फिर जो भी की पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं ब्रोशर में, उन सारे की पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो इन जनरल की पॉइंट्स हैं उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे, जो ध्यान देने वाली चीजें हैं उसी को हम मेनली जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में ऑब्वियसली आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कुछ की चेंजेस किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप जब फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आप एक बार जरूर इस ब्रोशर को प्रॉपर ढंग से रीड कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फी आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फी दैट इज 1150 रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए जो है इट्स 325। एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्ट होने की डेट आपको पता ही है, 9 दिसंबर से जो है 30 दिसंबर तक इसकी डेट रहने वाली है। लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो है आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन फी का, दैट इज टिल 31 दिसंबर 2024। बाकी डिटेल्स की हम बात करते हैं तो करेक्शन विंडो चांसेस हैं कि 1 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक जो है वो ओपन हो जाएंगे। बाकी सब डेट्स के बारे में ऑब्वियसली आपको बता दिया जाएगा। एग्जाम ऑब्वियसली आपका सीबीटी मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एग्जाम का डेट जो है वो 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में देखने को मिल सकता है। 2 वेबसाइट इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, इन्हीं दोनों वेबसाइट पे आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, जो कि है csinet.nta.ac.in और दूसरा है nta.ac.in। सारे फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही फिलअप किए जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि क्या जो है फोटो की साइज होनी चाहिए, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसकी साइज कितना जो है इन्होंने परमिट किया है, इन सबके बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। बता दिया गया है कि एग्जाम टाइम में जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कैरी करना है अपने साथ, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इस बार भी रिजल्ट जो है ऑब्वियसली 3 कैटेगरी में रिलीज किया जाएगा। पहला कैटेगरी जेआरएफ का होगा, दूसरा कैटेगरी जो है नेट एलएस का होगा और तीसरा कैटेगरी होगा दैट इज ओनली फॉर पीएचडी। स्टाइपेंड की बात करें तो जेआरएफ के लिए स्टाइपेंड जो अपडेटेड स्टाइपेंड है उसको यहाँ पर एक तरीके से मेंशन कर दिया गया है, दैट इज 37,000 पर मंथ फॉर द वेरी फर्स्ट 2 years। 2 साल के बाद एसआरएफ के लिए अपग्रेड कर दिए जाएंगे, तो उस टाइम पे जो है आपका स्टाइपेंड 42,000 पर मंथ जो है फ्रॉम थर्ड ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में जरा सा हम देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे कि मेंशन किया गया है, जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन्होंने 55% मार्क्स स्कोर किया हो इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ओबीसी बिलोंगिंग टू दी एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट और थर्ड जेंडर कैटेगरी स्टूडेंट्स जिन्होंने सिक्योर किया है 50% मार्क्स इन मास्टर या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वो भी एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। कैंडिडेट जो कि फिलहाल में मास्टर को परस्यू कर रहे हैं या इक्विवेलेंट कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, वो एक तरीके से फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो भी जो है एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। However, such candidate will admitted provisionally and shall be considered eligible to NET only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% marks और 50% मार्क्स इन केस ऑफ दिस रिजर्व कैटेगरी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है नेट क्वालिफाइड तभी माना जाएगा जब आप अपना फाइनल मार्कशीट जो है सीएसआई नेट को सबमिट कर देंगे। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट which with required percentage of marks, failing which they will shall be treated as disqualified। तो ऐसे स्टूडेंट को जो है सिर्फ 2 साल का टाइम मिलता है जिसमें कि आपको अपना फाइनल मार्कशीट जो है एक तरीके से सीएसआर को प्रेजेंट करना होता है। However, those candidates who qualify for admission to PhD only must complete their master degree or equivalent examination within 1 year from the net result। और जो बच्चे थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे उनको 1 साल के अंदर अंदर जो है अपना फाइनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो है उसको शो करना होता है। Candidate belonging to the third gender category are eligible to draw the same relaxation fee age eligibility criteria for the net as available to the SC ST PWD candidate। और अगर आप थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा SC ST PWD कैटेगरी के लिए मिला है यहाँ पर। PhD degree holders whose master level examination have been completed by 19 September 1991 irrespective of the date of declaration of results shall be eligible for relaxation of 5% in aggregate marks for appearing in the net examination। इसके अलावा मेंशन है कैंडिडेट having passed 4 year या 8 semester bachelor degree program should have minimum 75% marks in aggregate or equivalent marks grade in a point scale
Whatever the grading system is followed, a relaxation of 5% marks or equivalent grade may be allowed to belonging to the SC, ST, OBC candidates या फिर differentially able candidate EWS category and other category of candidate as per the decision of commission from time to time. और इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर की डिग्री की है तो आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए और बाकी कैटेगरी के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है और उन्होंने सिर्फ 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया था, मतलब यहाँ पे मेनली बीटेक को मेंशन करना चाहते हैं ये, वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होंगे जेआरएफ के लिए एंड एडमिशन टू द पीएचडी ओनली। The candidates qualifying in NET based on the 4-year undergrad degree will not be eligible to appoint as a assistant professor. तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है एलएस के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आप कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं बस। और ऐसे कैंडिडेट जो कि अपने 4th ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में है वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, लेकिन ऑब्वियसली आपको जो अवार्ड मतलब कि आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो आपको विद टाइम जो है शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो डिग्री है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, कमिंग टू द एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट जो है उसको आपको ध्यान देना है क्योंकि ये एज लिमिट जो है हर साल एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है, उस डेट से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो जेआरएफ के लिए बोला है नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज February 2025। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो पहला डे होगा मंथ का, उस डे से पहले पहले जो है मतलब कि आपका एज लिमिट जो है 30 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 Feb 2025 तक आपका जो एज है वो 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, बाकी आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे स्टूडेंट को जो कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। साथ ही साथ SC, ST, PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड वुमेन्स एप्लीकेंट के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो इनिशियली आपको पता होगा ओबीसी कैटेगरी को जो है लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ओबीसी एनसीएल के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया है। साथ ही साथ SC, ST, PWD थर्ड जेंडर और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है, चाहे वो वुमेन कैंडिडेट्स किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो या जनरल कैटेगरी से हो, उनके लिए भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन एक तरीके से दे दिया गया है। मेक श्योर ये जो एज रिलैक्सेशन है दिस इज मेनली फॉर जेआरएफ कैटेगरी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात किया जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है और पीएचडी में एडमिशन के लिए यानी कि जो थर्ड कैटेगरी में स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है अप्लाई करने की। तो आपको सिर्फ जेआरएफ के लिए जो है यहाँ पर एज लिमिट को फॉलो करना है। बाकी सब यहाँ पे डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेम है जैसे हर साल रहता है कि सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। लाइफ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 15 आपको करना होगा। सही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा, गलत क्वेश्चन 0.5 कट कर देगा। पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एनी 35 करना होगा। सही क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा, गलत क्वेश्चन 0.5 लेकर जाएगा। पार्ट सी में 75 टोटल क्वेश्चन आएंगे, एनी 25 आपको करना होगा। 4 नंबर आपको मिलेंगे हर एक सही क्वेश्चन पे, 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा अगर आपने गलती की तो। टोटल इस तरीके से 145 क्वेश्चन आएंगे, एनी 75 जो है आपको करना होगा, जो यहाँ पे पार्ट वाइज मेंशन किया है। टोटल मार्क्स से कैरी करेगा 200 एंड ऑब्वियसली इसमें से आप 125 प्लस भी स्कोर कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, दैट इज लाइफ साइंस का 703 होने वाला है। साथ ही साथ सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को डिटेल में आप देखना चाहते हैं, एमसीक्यू पेपर को देखना चाहते हैं तो आप CSIR HRDG की वेबसाइट पे दैट इज csirhrdg.res.in पे आप विजिट कर सकते हैं। कोई पेमेंट रिलेटेड अगर आपके पास इशू आता है तो यहाँ पे इन्होंने हेल्प डेस्क का पूरा नंबर है एज वेल एज ईमेल आईडी दे के रखा है, तो आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जानना हो अगर आपको कि कौन कौन सी सिटी में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है तो इन्होंने यहाँ पे सिटी मेंशन करके रखा है, साथ ही साथ स्टेट भी और सिटी कोड भी। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी सिटी को आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ताकि आपका उसी सिटी में जो है एग्जामिनेशन सेंटर पड़े। एंड इन केस अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है इसको भर के अटेस्ट करके साथ ही साथ अपलोड करना होगा। तो आप इसको जो है गो थ्रू कर सकते हैं इफ यू आर कमिंग अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। बाकी यहाँ पर किस टाइप से सीबीटी एग्जाम में आपको अपियर होना है यहाँ पे सारी बातें मेंशन कर
की जा चुकी हैं, तो आप चाहें तो इसको एक प्रॉपर ढंग से गो थ्रू कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से बटन किस टाइप की चीज़ों को शो करते हैं और किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो ये था सारा का सारा मेन डिटेल, जिसमें कि सब कुछ मेंशन किया था, स्पेशली रिगार्डिंग द चेंजेस जो कि हमको स्पेसिफिकली देखने को मिला एज लिमिट में, जो कि चेंज किया गया है, और साथ ही साथ एज का जो रिलैक्सेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया था, वो एक तरीके से हमको एज अ चेंज देखने को मिला। इस बार इन्होंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को भी मेंशन किया है कि किस टाइप से ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो भी डाउट हो उससे सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे की पॉइंट रिगार्डिंग योर सीएसआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। उम्मीद करती हूँ इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।